नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में कई सारे देश हैं और उन देशों को चलाने के लिए ज़रूरत होती है एक सरकार की। और जो सरकार होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी होती है गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो सबसे पहले हम समझते हैं लोकतांत्रिक सरकार को। तो ऐसी सरकार जिसे जनता के द्वारा बनाई जाती है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। और जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है उस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार के सरकार को, जो कि है गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा नहीं बनाई जाती है और जनता के पास अपनी सरकार चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है, उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारत के पास में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में आर्मी शासन करती है और आर्मी का जो लीडर होता है वो वहाँ का शासक बन जाता है। म्यांमार के अंदर किसी जनता ने वोट नहीं दिए हैं सरकार बनाने के लिए। तो क्या म्यांमार के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है? नहीं है। इसका मतलब म्यांमार में गैर लोकतांत्रिक सरकार है। इसी तरह एक और देश है जिसका नाम है चिली। अब चिली में क्या होता है कि एक तानाशाही शासक होता है जिसका नाम था पिनोसे। पिनोसे को भी लोगों ने नहीं चुना था। इसका मतलब चिली में भी गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। अब देखो यार, आप लोगों ने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक राजा होता है और राजा के मरने के बाद उसका जो बेटा होता है वो राजा बन जाता है। इस सिस्टम को राजशाही तंत्र कहा जाता है और ऐसा ही सिस्टम सऊदी अरब में देखने को मिलता है। अब सऊदी अरब में होता क्या है कि वहाँ पर राजा शासन करते हैं। राजा के मरने के बाद उनका बेटा शासन करता है और फिर उसका बेटा शासन करता है और ये इसी तरह से चलता रहता है। अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों ने वोट देकर राजा बनाया है, बल्कि वह इसलिए शासन करता है क्योंकि वह राज परिवार में जन्म लिया है। तो क्या ये राजशाही तंत्र लोकतांत्रिक है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास ऑप्शन नहीं है अपना शासक चुनने का। तो देखो यार, यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि लोकतंत्र क्या होता है। तो जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है। और गैर लोकतंत्र क्या है? जिसमें किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता है अपने शासक को चुनने का। अब देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये देश लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। तो इसे समझने के लिए हमें लोकतंत्र की विशेषता को पढ़ना पड़ेगा। तो लोकतंत्र की विशेषता को समझने के लिए हम पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं। तो हुआ ये कि अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके सैनिक ने ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया और जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो वहाँ पर शासन करने लगे। अब हुआ ये कि जो पाकिस्तानी सैनिक का लीडर था परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अपने आप को मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित कर दिया, मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब हुआ ये कि उन्होंने 2002 में एक जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह मतलब किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब जनता से पूछा जाता है और जनता का जो जवाब होता है वो सरकार को मानना पड़ता है। तो देखो, 2002 में जनमत संग्रह का सवाल ये था कि परवेज मुशर्रफ को और 5 सालों के लिए राष्ट्रपति बनाना चाहिए या नहीं। तो जनमत संग्रह का जवाब ये आया कि परवेज मुशर्रफ को और 5 सालों के लिए राष्ट्रपति बनाना चाहिए। अब देखो, हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। लेकिन जब ये बात परवेज मुशर्रफ को पता चला तो उन्होंने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया और उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति के पास पावर था कि वो किसी भी राष्ट्रीय असेंबली और राज्य असेंबली को भंग कर सकता था और मंत्री पद के जितने भी कामकाज थे उसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कंट्रोल करती थी, मतलब कि जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो कंट्रोल करती थी। अब होता यह है कि जो पाकिस्तान की जनता थी वो राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली में वोट तो करते थे, लेकिन जो जीतता था वो आर्मी के कंट्रोल में आता था और जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में आती थी। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली के पास कोई पावर नहीं थी। इन दोनों के पास थोड़ी बहुत पावर थी, लेकिन जो मेन पावर था वो परवेज मुशर्रफ के पास था। तो इन सब को देखने के बाद लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है वो क्या कहती है कि लोकतंत्र के अंदर असली पावर उसके पास होनी चाहिए जिसे जनता के द्वारा चुना गया हो। लेकिन इधर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान में लोग वोट तो डाल रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी पावर परवेज मुशर्रफ के पास थी।
तो लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है वो है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए। तो देखो, अब हम बात करते हैं चीन की। तो चीन में हर 5 साल में संसद के लिए चुनाव होते हैं और चीन के संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। अब होता ये था कि जो चीन का राष्ट्रपति था उसे संसद के द्वारा ही चुना जाता था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था कि लोगों द्वारा वोट डाले जाते थे और करीब 3000 कैंडिडेट्स में से किसी एक को संसद के अनुसार राष्ट्रपति बना दिया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि संसद के अंदर एक ही पार्टी मेन थी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अब ऐसा नहीं है कि कोई पार्टियां ही नहीं थी, छोटी छोटी कई पार्टियां थी, लेकिन जिस किसी को भी चुनाव लड़ना होता था उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेना पड़ता था। तो अब यहाँ पर बात यह है कि जो चीन की सरकार बनती थी वो एक ही पार्टी की बनती थी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। अब आप खुद ही सोचो कि अगर किसी देश में एक ही पार्टी की सरकार हमेशा बनेगी तो क्या होगा। छोटी पार्टी और नई पार्टी को चांस नहीं मिलेगा और ना ही कैंडिडेट्स के पास कोई ऑप्शन होगा और ना ही जनता के पास कोई ऑप्शन होगा। तो अब हम एक और देश का एग्जाम्पल लेते हैं, मैक्सिको का। मैक्सिको 1930 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। उसके बाद से वहाँ पर 6 वर्षों में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं और वहाँ पर कभी भी आर्मी शासन या तानाशाही शासन नहीं आई थी। वहाँ पर चुनाव होता था और जो जीता था उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 1930 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी ने चुनाव जीते हैं, जिसका नाम था PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और जब एक ही पार्टी सारे चुनाव जीतेगी, अब ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेती थी। विपक्षी पार्टी चुनाव में हिस्सा लेती थी, लेकिन कभी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था? तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो PRI पार्टी थी वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। जैसे कि जो भी सरकारी अधिकारी होते थे उसको अपनी पार्टी की मीटिंग में बुलाती थी और जो भी सरकारी स्कूल के शिक्षक होते थे उसके साथ ज़बरदस्ती किया जाता था कि वो अपने स्टूडेंट के माता पिता से कहे कि वो PRI को वोट दे। और जो PRI पार्टी थी वो अपने चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी, जिनसे होता ये था कि जितनी भी न्यूज़ चैनल और मीडिया थी वो सिर्फ PRI की अच्छी बातें को दिखाती थी और विपक्षी पार्टी की बुराई करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह पर कर दिया जाता था, जिसके चलते बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल पाते थे। अब इन सब को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टी कभी चुनाव जीत पाएगी? नहीं, कभी नहीं जीत पाएगी। तो देखो यार, पहले आपने देखा कि चीन की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वहाँ पर एक ही मेन पार्टी थी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और यही पार्टी कैंडिडेट्स को मंजूरी देती थी चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि मैक्सिको में कई सारी पार्टियां तो थी, लेकिन जनता अपनी पसंद से पार्टियों को चूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो PRI पार्टी थी वो पैसा और पावर का इस्तेमाल करके चुनाव जीतती थी। तो आप ही बताओ कि ये जो चुनाव हुआ है क्या वो ईमानदारी से हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर ये चुनाव ईमानदारी से होती तो शायद दूसरी पार्टी भी चुनाव जीत सकती थी। तो देखो यार, इन दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद लोकतंत्र की जो दूसरी विशेषता है वो है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। तो अब हम समझते हैं लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को। तो इसे समझने के लिए हमें कुछ देशों का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारा पहला जो देश है वो है सऊदी अरब। अब इस देश में होता ये था कि 2015 से पहले किसी भी महिला को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही एक और देश है जिसका नाम है एस्टोनिया। इस देश में होता ये था कि यहाँ पर जनता के लिए कुछ इस तरह के नियम बनाए गए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वोट डालने का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। इसी तरह से एक और देश है फिजी। इस देश में होता यह है कि यहाँ की जो चुनाव प्रणाली है उसके अंतर्गत फिजी के मूल नागरिकों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर आप मान लो कि 2 इंसान हैं, एक का नाम है मोटू और दूसरे का नाम है पतलू। जो मोटू है वो फिजी का मूल निवासी है और इसके चुनाव में आए हैं 5000 वोट, और जो पतलू है वो भारतीय मूल का फिजी निवासी है और इसके चुनाव में आए हैं 5010 वोट। तो अब आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए? पतलू को। लेकिन नहीं, यहाँ पर मोटू जीतेगा क्योंकि मोटू फिजी मूल के निवासी है और उसके वोट का महत्व पतलू के वोट से अधिक है क्योंकि पतलू भारतीय मूल के फिजी निवासी है। तो इन सब को देखने के बाद हमें लोकतंत्र की तीसरी विशेषता मिलती है जो कि है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब कि चाहे कोई इंसान अमीर हो या गरीब हो,
पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लड़का हो या लड़की हो, इन सब के वोट का महत्व बराबर होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं लोकतंत्र की चौथी विशेषता को। तो इसे समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे देश की कहानी को समझना पड़ेगा। तो जो जिम्बाब्वे देश है वो भी अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटेन के कुछ गोरे लोग जिम्बाब्वे पर शासन करते थे। 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और जब से जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ तब से वहाँ पर एक ही पार्टी शासन करती है जिसका नाम है जानु पीएफ। जानु पीएफ पार्टी ने जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब से जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पर एक ही नेता शासन कर रहा है जिसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन ये चुनाव को ईमानदारी से नहीं लड़ता था, बल्कि वो चुनाव को जीतने के लिए गलत तरीके अपनाते थे। जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे ने संविधान में कई बार बदलाव किए क्योंकि वो चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ जाए। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी जो मीटिंग होती थी उसमें भी गड़बड़ी कराई जाती थी और जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करता था उसे गैर कानूनी माना जाता था। जिम्बाब्वे के अंदर जितनी भी न्यूज़ चैनल, मीडिया और रेडियो थी उन सब पर सरकार का कंट्रोल था। सरकार जो चाहती थी वही टीवी पर दिखाया जाता था। यहाँ तक कि जब अदालत में सरकार के खिलाफ कोई फैसला लिया जाता था तो सरकार उस फैसले को बिना परवाह किए इग्नोर कर देता था और जो जज होते थे उसके ऊपर दबाव डाला जाता था। मतलब कि जिम्बाब्वे में अदालत की कोई वैल्यू नहीं थी। पर ऐसा कब तक चलता? 2017 ईस्वी में मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। तो देखो, इन कहानी से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी नेता का फेमस होना लोकतंत्र नहीं है, बल्कि चुनाव के साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद देश में क्या हो रहा है। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी और जनता को अपने मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुए बोलने और विरोध करने का अधिकार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी ने चुनाव जीत लिया है तो वो अपनी मनमर्जी करे। उनको संविधान और जनता के तहत काम करना चाहिए और संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता मिलती है, जो कि है एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो देखो यार, अभी तक हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इन सब को देखने के बाद आपको लगने लगा होगा कि सभी देशों को लोकतांत्रिक सरकार बनानी चाहिए। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सभी चीज़ें पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर होती है। उसी प्रकार लोकतंत्र में भी कुछ न कुछ कमियां हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं लोकतंत्र के अवगुण को या लोकतंत्र के खिलाफ तर्क को। तो लोकतंत्र का पहला अवगुण ये है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिसके कारण अस्थिरता पैदा होती है और अस्थिरता के चलते बड़े बड़े डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरा अवगुण ये है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरा अवगुण ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चौथा अवगुण ये है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, जिसके चलते खराब फैसले होते हैं। पांचवा अवगुण ये है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, जिसके कारण इसमें भ्रष्टाचार होती है। छठा अवगुण ये है कि सामान्य लोगों को लोकतंत्र के बारे में पता नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा नेता अच्छा है और कौन सा बुरा। इस चक्कर में वो गलत नेता को चुन लेते हैं, जिस वजह से उनको और बाकी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखो, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता था, लेकिन अब सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में राइट टू इक्वलिटी यानी कि सभी लोग एक समान का अधिकार है। लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक अवगुण तो है ही। आई होप आपको लोकतंत्र के अवगुण समझ में आ गए होंगे। अब देखो, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी तो नहीं है जो सभी समस्याओं को खत्म कर देगी, लेकिन क्या लोकतंत्र किसी से बेहतर है? तो इसे समझने के लिए हमें कुछ कहानियों को समझना पड़ेगा। तो हुआ ये कि चीन में 1958 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जो कि विश्व इतिहास का सबसे बड़ा अकाल था। इस अकाल के दौरान चीन में लगभग 3 करोड़ लोग भूखमरी के चलते मर गए। वहीं दूसरी तरफ भारत की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वह इस अकाल का सामना कर सके, लेकिन भारत में ऐसी तबाही देखने को नहीं मिली। इन सब बातों पर कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति किसी देश में आती है तो इसका जिम्मेदार सरकार होता है। जैसे कि उस समय पर भी भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन चीन जैसा परिस्थिति भारत में देखने को नहीं मिला,
क्योंकि भारत के पास लोकतंत्र था और लोकतांत्रिक देश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है विपक्षी पार्टियों का और मीडिया का, जिस वजह से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के ऊपर काम किया, जिस वजह से भारत में चीन जैसी परिस्थिति देखने को नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ चीन में सिर्फ एक पार्टी की सरकार बनती है, वहाँ पर विपक्षी पार्टी नहीं होती है, मीडिया स्वतंत्र नहीं होती है, जिसके चलते सरकार की आलोचना नहीं होती है। इन सभी कारण के वजह से चीन के सरकार ने खाद्य सुरक्षा पर काम नहीं किया, जिसके चलते चीन के करोड़ों लोग मर गए। तो यही फायदा है लोकतांत्रिक सरकार का। अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो चीन में जैसा हाल था वैसा भारत का भी हाल होता। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार अच्छा है। पहला, क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन इसलिए अच्छा है क्योंकि कोई भी फैसले लेने में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, जिसके चलते गलती की संभावना बहुत कम होती है। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन में मतभेदों और टकराव की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और हम जानते हैं कि सभी लोग अलग अलग सोचते हैं, जिनसे उन दोनों के बीच मतभेद और टकराव होना आम बात है। इसलिए लोकतंत्र में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी जाएगी तो कोई भी इंसान खुश नहीं रहेगा। इसलिए दोनों पक्षों की बात सुनकर उस पर फैसला लिया जाता है। अब देखो, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा फायदा हम जैसे नागरिकों का होता है, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर गरीब, अनपढ़ और अमीर पढ़े लिखे को भी एक ही दर्जा प्राप्त है। अब देखो, किसी भी देश में शासन करने वाले से कोई न कोई गलती तो जरूर होगी, चाहे वह कितनी भी अच्छी सरकार क्यों न हो। लेकिन लोकतंत्र की यही खास बात है कि सरकार की गलतियों को छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र रहती है और विपक्षी नेता भी सरकार की आलोचना कर सकती है। तो ऐसे में सरकार को डिसीजन बदलना पड़ेगा, नहीं तो जनता सरकार ही बदल देगी। लेकिन ये सब आप गैर लोकतांत्रिक सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये सब संभव नहीं है। तो देखो, अगर हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना करें तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए लोकतंत्र ही अच्छा है। तो देखो यार, इस बात से आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि हमारा देश भारत लोकतांत्रिक देश है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, ऐसे ही क्लास 9th और 10th की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।